वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के बारे में, और हिंदी में हम हिंदी गद्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि हिंदी गद्य आपको बीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। यानी जब आप बीए प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दे देते हैं, उसके बाद में आप आते हैं थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट ईयर पास होकर के आप सेकंड ईयर में आते हैं। तो सेकंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर आप पढ़ेंगे, एक थर्ड सेमेस्टर और एक फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें आपको पढ़ना है हिंदी गद्य के बारे में, फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे हिंदी अनुवाद के बारे में। तो हिंदी गद्य में आपको क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब हिंदी गद्य की अगर बात की जाए तो हिंदी गद्य में आपको एकांकी पढ़नी पड़ती है, नाटक पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारी कहानियाँ पढ़नी पड़ती हैं, उपन्यास पढ़ने पड़ते हैं, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, ये सब आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो उसी में से लक्ष्मी का स्वागत एक एकांकी है जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो उसी लक्ष्मी के स्वागत एकांकी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमेशा प्रश्न आता है लक्ष्मी के स्वागत एकांकी की समीक्षा, और इसकी एक प्रकार से या बोलें तो आलोचनात्मक समीक्षा या एक प्रकार से मूल्यांकन लक्ष्मी का स्वागत का, या इसका कथानक या सारांश, ऐसे कुछ भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो समस्त चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम कथानक भी देखेंगे, पात्र परिचय भी देखेंगे। ठीक है, किस देश काल में घटनाएं घटी, मतलब पूरा समीक्षा के जितने भी मापदंड हैं उन सभी मापदंडों को एक प्रकार से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं, बीए थर्ड सेमेस्टर 2024, 25, 26 इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बात ध्यान रखेंगे। लक्ष्मी के स्वागत एकांकी को लिखा किसने है? लक्ष्मी के स्वागत एकांकी को लिखा है भैया किसने? उपेंद्र नाथ अस्क जी ने। किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ अस्क जी ने लिखा है। उपेंद्र नाथ इनका नाम है और अस्क इनका उपनाम है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो एकांकी इन्हीं की है लक्ष्मी का स्वागत। और ख़ास करके जो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है ये 1937 ईस्वी में ये प्रकाशित होने वाली एकांकी है। कब प्रकाशित हुई थी भैया? 1937 ईस्वी में इस एकांकी का प्रकाशन होता है। एक अंकी का मतलब होता है कि एक ऐसा नाटक जो कि एक अंक में समाप्त हो जाता है। इसके दृश्य भले कि 1 या 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन एकांकी में एक ही अंक होते हैं। एकांकी में दृश्य अनेक होते हैं लेकिन अंक एक ही होते हैं। नाटक में कई दृश्य भी होते हैं और कई अंक में नाटक संपन्न होता है। ठीक है, तो एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। और लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है वो 1937 में प्रकाशित होती है और एक सामाजिक एकांकी है ये। ठीक है, और इस एकांकी में आप देखिएगा मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार की सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं उन रूढ़ियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। जो हिंदू सामाजिक या हिंदू परिवार की जो खोखलापन है सामाजिक जीवन में, या पुरातन काल से चली आ रही जीर्ण शीर्ण परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी एक प्रकार से उकेरने का काम, उन परंपराओं पर एक गहरी चोट देने का काम ये एकांकी के द्वारा किया जाता है। तो एकांकी में आप देखेंगे कि एक तरफ जो रोशन है एक शिक्षित युवक है, पढ़ा लिखा युवक है, संवेदनशील युवक है। उसकी शादी होती है किससे? तो रोशन की शादी होती है, अभी हम चर्चा करेंगे। हालांकि रोशन की जो पत्नी होती है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से एक प्रकार से एकांकी स्टार्ट होती है। तो रोशन की जो पत्नी होती है उसका एक बच्चा है। ठीक है, उसका बच्चे का नाम क्या है? उसके बच्चे मतलब बच्चा का नाम क्या है भाई, बताएंगे? बच्चे का नाम क्या है? रोशन। ठीक है, रोशन का एक बच्चा है, उसका नाम है अरुण। तो उसी अरुण अरुण बच्चा जो है बीमार है, उसको डिप्थीरिया है और उसकी माता का देहांत हो जाता है, उसकी माता मर जाती है। और उधर तो माता मरती है, उधर रोशन जो है अपने जो है पत्नी के शोक में होता है। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रोशन के जो पिता हैं और जो माता हैं वो एक सयालकोट का व्यापारी आता है रिश्ता लेकर के इनके घर में। वो तुरंत जो है रोशन के दूसरी शादी के लिए एक प्रकार से उनके माता पिता मान जाते हैं, और माता पिता उनके प्रेशर करते हैं दूसरी शादी के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि दहेज मिल रहा होता है। तो यहाँ पर दहेज जो एक सामाजिक समस्या है उस समस्या को भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। और एक दहेज के लिए आप देखते हैं किस प्रकार से मानवता का हनन या मानवता से ऊपर दहेज को रखा जाता है उनकी माता पिता की नज़रों में। लेकिन वहीं पर जो एक शिक्षित युवक है रोशन, वो एक प्रकार से दहेज को ठुकरा करके, लक्ष्मी का स्वागत यही है कि भाई वो तो उधर से एक प्रकार से अपने बच्चे को लेकर के निकलता है, सीढ़ियों से उतरता है और उधर से शगुन लेकर के इनके पिता चढ़ते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे कहानी में, मतलब कि एक कहानी की भांति हम लोग एकांकी को समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जानने का काम करेंगे।
उससे पहले हम लक्ष्मी के स्वागत एकांकी के विभिन्न पहलुओं को समझने से पहले हम उपेंद्र नाथ अस्क जी के बारे में कुछ बातों को जानेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में, जैसे आपकी परीक्षा अगर ऑब्जेक्टिव होगी तो उसमें कई प्रश्न आपसे बन सकते हैं इनके जन्म, मृत्यु और इनके रचनाओं से लेकर के। और ख़ास करके अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे आते हैं तो हो सकता है इनके रचनाओं के बारे में, 4-5 रचनाओं के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। तो आप इस वीडियो को अगर आप देखिएगा, इस सेशन को अटेंड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लक्ष्मी के स्वागत एकांकी की अगर बात की जाए तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी लिखा है उपेंद्र नाथ अस्क ने, 1937 में प्रकाशन होता है। उपेंद्र नाथ अस्क जी का थोड़ा सा जीवन परिचय देखेंगे हम। उपेंद्र नाथ अस्क जी का जीवन की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर तो हिंदी दिवस होता है। 14 दिसंबर को इनका जन्म होता है, ठीक है। 1910 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? जालंधर में। जालंधर कहाँ पर है भैया? पंजाब में। तो पंजाब में इनका जन्म होता है। मृत्यु होती है 19 जनवरी को 1996 में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। उपेंद्र नाथ अस्क एक उच्च कोटि के नाटककार हैं और इनके एकांकी यथार्थवादी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। अस्क के एकांकी जो हैं जन सामान्य के हृदय को छू लेने वाले हैं और ये एकांकियाँ भले ही अति साधारण सी प्रतीत होती हैं इनकी, लेकिन अस्क की लेखनी का स्पर्श पाकर के प्रभाव उत्पादक एकांकी के रूप में पाठक के सामने आती हैं। तो एकांकियों पर भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे एक कलात्मक दृष्टि इनकी रही है। अस्क का पहला एकांकी जो संग्रह रहा, मतलब एकांकी रहा है, उसका नाम है पापी। पापी का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ था विशाल भारत पत्रिका में, ठीक है, जो कि एक सामाजिक एकांकी है। और इनके द्वारा लिखे गए और एकांकियों में खास करके लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता, चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की की अंधी गली, ये सब एकांकियाँ लिखी हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी ने। और अस्क जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर साहित्यकारों के कथन की अगर बात की जाए तो चूँकि बहुत फेमस एकांकीकार रहे हैं, नाटककार रहे हैं उपेंद्र नाथ अस्क, तो इनको लेकर के डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं इनके संदर्भ में कि समस्या को छूकर उसे सजीव बनाने की क्षमता इनमें है। जैसे आज का जो एकांकी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लक्ष्मी का स्वागत, वह भी एकांकी जो है वो दहेज प्रथा को लेकर के है और लालच, दहेज को एक प्रकार से, दहेज रूपी समस्या जो कि एक सामाजिक समस्या आज वर्तमान में बन चुकी है, उसी सामाजिक समस्या के बारे में है, ठीक है। तो समस्या को छू करके उसे सजीव बनाने की क्षमता है इनमें, बिल्कुल ठीक बात है रामकुमार वर्मा का ये। मोहन राकेश जी कहते हैं इनके संदर्भ में कि अस्क जो हैं उन नाटककारों में से हैं जो नाटक लिखते ही नहीं, नाटकीय ढंग से जीते भी हैं। मतलब ये नाटक तो लिखते ही हैं, इसके अलावा ये नाटकीय ढंग से जीवन भी जीते हैं। ऐसे नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी, ऐसा कहते हैं मोहन राकेश। जगदीश चंद्र माथुर जी कहते हैं इनके संदर्भ में कि प्रसाद के बाद हिंदी नाटक को जो नई दिशा में उत्थान हुआ है, उपेंद्र नाथ अस्क उसके प्रमुख स्तंभ माने जाएंगे। क्योंकि आप देखते हैं नाटकों और एकांकियों का एक नई दिशा में वर्णन करते हैं जयशंकर प्रसाद जी। और जयशंकर प्रसाद जी की बात की है, ऐतिहासिक टाइप के नाटक लिखे हैं, एकांकियाँ लिखी हैं। हालांकि उनके नाटक या एकांकियों पर आलोचकों का प्रश्न रहा है कि भाई इनके नाटक और एकांकी जो होते हैं वो खास करके रंगमंचीयता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन एकांकी जो उनके रहे हैं खास करके उनको आप जो है प्रस्तुत कर सकते हो रंगमंच के माध्यम से, लेकिन थोड़ा जटिल प्रोसेस होता है। जैसे आम एकांकी को जिस प्रकार से आप मंचन कर सकते हैं मंच पर, वैसे आप इनके जयशंकर प्रसाद के एकांकी या नाटकों को आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हालांकि उनमें जो संदेश है, विचार प्रधान एकांकी है, ऐतिहासिक एकांकी है, तो इतिहास की गौरव गाथा से वर्तमान को जगाने का काम कर रहे थे। तो जगदीश चंद्र माथुर जी कहते हैं कि प्रसाद के बाद हिंदी नाटक को जो नई दिशा मिली है या नई दिशा में जो उत्थान हुआ है हिंदी एकांकी का या नाटक का, वो उपेंद्र नाथ अस्क उसके प्रमुख स्तंभ माने जाएंगे। डॉक्टर रामचरण महेंद्र जी कहते हैं कि अस्क एक कुशल टेक्नीशियन है। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रतीकों की सहायता से वे अपनी विषय वस्तु के ताने बाने सुलझाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अस्क जी एक मतलब बहुत ही ज़बरदस्त साहित्यकार हैं और ख़ास करके नाटककार हैं, एकांकीकार हैं। अस्क जी की लेखन कला प्रौढ़ और भाव जगत व्यापक है और ख़ास करके मतलब इनका जो भाव है वो जगत मतलब संसार में व्याप्त है। इनकी लेखन कला जो है प्रौढ़ है, बहुत ही एक प्रकार से सजी मतलब बहुत ही सजग है और बहुत ही एक प्रकार से नपी तुली बात बोलते हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, नाटक लिखे, एकांकी लिखे, संस्मरण भी लिखा है
और आदि लगभग सभी गद्य विधाओं पर साहित्य लिखा है इन्होंने। और ख़ास करके आप देखते हैं अस्क जी के एकांकी मुख्यतः सामाजिक हैं, चूँकि सामाजिक समस्याओं को लेकर के लिखते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि यथार्थवादी है। ठीक है, वो जो चीज़ें होती हैं उसका वो उसी रूप में अंकन करते हैं, उसी रूप में उसको लिखते हैं। हिंदी में यथार्थवादी एकांकियों का लेखन अस्क जी के एकांकियों से प्रारंभ होता है और अस्क ने निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया है। ठीक है, और जो आपको इसमें भी दिखाई पड़ेगा। अस्क जी की बात की जाए तो अस्क जी एक सफल और कुशल एकांकीकार हैं। ठीक है, कुशल एकांकीकार हमेशा सफल नहीं होते हैं, लेकिन अस्क जी सफल भी हैं और कुशल भी, दोनों हैं। इनके पास स्किल भी है एकांकी करने की, और इनके स्किल के कारण से इनके जो एकांकी हैं वो बड़ी फेमस हुई हैं। ठीक है, उनके एकांकी जीवन को अति साधारण और परिचित समस्याओं एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं। बिना कल्पना का आश्रय लिए मन में उतर जाते हैं। निस्संदेह हिंदी गद्य की विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चला करके अस्क जी ने हिंदी साहित्य भंडार में वृद्धि की है। ठीक है, तो उन्होंने एकांकी लिख करके और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि करते रहे लगातार, और बहुत सारी एकांकियाँ लिखी, बहुत सारे नाटक लिखे, कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, संस्मरण लेखन का भी काम किया। अब हम समझते हैं जो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है उसकी प्रस्तावना समझते हैं कि भाई प्रस्तावना में क्या आप लिख सकते हैं। तो इसका आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बात की जाए इसकी प्रस्तावना की, तो उपेंद्र नाथ अस्क हिंदी एकांकी के क्षेत्र में यथार्थवादी परंपरा का सूत्रपात करने वाले प्रमुख एकांकीकार हैं। लक्ष्मी का स्वागत सामाजिक जीवन की विसंगतियों पर लिखा गया एक सफल एकांकी है और पूंजीवादी मनोवृत्ति का दिग्दर्शक है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन से संबंध रखने वाले अस्क जी ने या अस्क जी के एकांकियों में यह एकांकी जो है प्रसिद्ध एकांकी है। ये प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं। अब इसका कथानक देखते हैं। कथानक भी एक प्रकार से एक तत्व होता है, जैसे कहानी कला का तत्व होता है, उपन्यास कला का तत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से नाटक कला के तत्व और एकांकी कला के तत्व भी होते हैं, जिनके आधार पर या जिनको आधार बना करके हम लोग इसका मूल्यांकन करते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं, ठीक है, या समीक्षा करते हैं। क्लियर। तो अगर बात की जाए इसके कथा वस्तु की या सारांश की, ठीक है, या फिर कथानक की, तो क्या होगा कथानक ही एक प्रकार से मुख्य रूप से पूरी की पूरी कथा होती है। अगर आप कथानक को समझ जाते हैं तो आप पूरी की पूरी एकांकी के बारे में जान जाते हैं कि एकांकी में क्या बातें हो रही हैं, क्या कहानी है एकांकी की। समझते हैं भाई। तो प्रस्तुत एकांकी में एक पंजाबी परिवार का चित्रण किया गया। किस परिवार का भैया? एक पंजाबी परिवार है, पंजाबी परिवार का चित्रण किया गया है। परंतु पारिवारिक जीवन का चित्रित परिवेश और प्रस्तुत की गई समस्या समस्त भारतीय समाज की एक ज्वलंत समस्या है। ऐसा नहीं कि जो पंजाब के परिवार की समस्या ये मतलब एकांकी में दिखाई गई है लक्ष्मी के स्वागत में, वो परिवार खास करके आप देखते हैं कि न केवल पंजाब के परिवार तक ही सीमित है, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज में व्याप्त बुराई को उकेरने का काम ये एकांकी करती है। और पूरे के पूरे समाज में इसी प्रकार की समस्या जो है जो समस्या पंजाब के एक परिवार में है। ठीक है। इसका कथानक कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि इसका नायक कौन है एकांकी का नायक है भैया रोशन। रोशन कौन है? एक मध्यम श्रेणी के परिवार का सबसे बड़ा लड़का होता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है हाल ही में, जिसका छोटा बच्चा एक है और वो बीमार होता है। इसके छोटे बच्चे का नाम होता है अरुण, इसके छोटे बच्चे का नाम होता है। रोशन का एक मित्र होता है सुरेंद्र, ठीक है, और इसका छोटा भाई होता है रोशन का भांसी, और इसके माता पिता होते हैं। कुल मिलाकर के इसमें 6 पात्र मुख्य रूप से आते हैं, ठीक है, जिनमें से मुख्य पात्रों में रोशन और उसका बच्चा अरुण जो कि बीमार है, छोटा है, डिप्थीरिया से पीड़ित है। सुरेंद्र जो है उसका मित्र है और भांसी उसका छोटा भाई है, और उसके पिता और माता, ये इतने लोग जो है मुख्य रूप से सामने आते हैं। ठीक है, इस एकांकी में बाहर का वातावरण घनघोर घटा गर्जन तर्जन वर्षापात के कारण से भयंकर बना हुआ है। बारिश का महीना है, खूब ज़्यादा जो एक प्रकार से बारिश हो रही है। बादल जो है चमकते, मतलब बादल चमक रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, और इस प्रकार से वर्षा जो है झूम झूम कर हो रही है। और रोशन का पित्त जो हृदय है, मतलब कि वो परेशानियों से घिरा हुआ है, चूँकि उसका बच्चा भी बीमार है और इसके साथ ही साथ उसकी बीवी का देहांत हो चुका है। ठीक है, वह अपने मातृहीन बच्चे, चूँकि उसकी माता का देहांत हो गया, तो उसके जीवन रक्षा के लिए छटपटा रहा है। चूँकि बारिश हो रही है, ऐसे में डॉक्टर का आना भी एक प्रकार से बड़ी दिक्कत की बात होती है। रोशन के माता पिता पुराणपंथी हैं,
पुराणपंथी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो लोग जो है पुरानी परंपराओं में विश्वास रखते हैं। पुराणपंथी का मतलब ये नहीं कि भाई वो जो है पुराण पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो रूढ़ियों में विश्वास करते हैं, ऐसे हैं उनके माता पिता रोशन की। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। रोशन एक शिक्षित युवक है। वे बच्चे की बीमारी को मामूली मानते हैं। वो कहते हैं बच्चा है, ये बीमारियाँ पहले होया करती थी। जैसे चूँकि पहले के आप परिवारों में देखिएगा तो पहले के परिवारों में जैसे कि जब बीमारी होती थी, से माता जी निकल आती थी तो उसकी दवाई नहीं लेते थे लोग। अगर दवाई करवाते थे तो और भी दिक्कतें होती थी, जिसको आप चेचक बोलते थे, चेचक बोलते हैं। ठीक है, तो उसको छोटी माता, बड़ी माता, ठीक है, वो रोग जो होता है उसमें दवा नहीं काम आती है, ऐसा गांव में मान्यता है। माली आते हैं, पंडित जी लोग पाठ बाँचते हैं, पूजा होती है और रोग ठीक हो जाता है। ये मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है। तो ये मान्यता है और लोग मानते हैं और ख़त्म भी होता है 4-5-6 दिनों में, 7 दिनों में माता जी जो दाने निकलते हैं शरीर में वो ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि साइंस इसको एक रोग मानता है और आध्यात्म या लोग जो हैं प्राचीन काल से इसको एक एक प्रकार से माता जी का प्रकोप मानते हैं। अब जो भी हो, माता जी का प्रकोप है या चेचक है, इस बात पर मैं नहीं जाऊंगा, इस बात पर मैं डिबेट भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन तो यहाँ पर रोशन के माता पिता सोचते हैं ऐसे मामूली कोई बीमारी होगी। और पहले के लोग जो है एक प्रकार से दवा वगैरह, अच्छा पोलियो जब चला था, नया नया पोलियो बच्चों को पिलाया जाता था, तो लोग पोलियो भी नहीं पिलाने देते थे अपने बच्चे को, क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई ये क्या पिला दें, कुछ पता नहीं है, क्योंकि भरोसा नहीं करते थे। आजकल क्या है भाई कि आप पोलियो सभी बच्चे पीते हैं। ठीक है, तो पहले ये सब नहीं हुआ करता था, पहले ज़्यादा दवाई वगैरह की का प्रचलन भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो बच्चे आधे, जैसे कि 12-15 बच्चे होते थे पहले के लोगों को, लगभग 10-12 बच्चे तो होते थे कम से कम, और उसमें से आधे मर जाते थे और आधे ही बचते थे। ठीक है, कुछ ऐसा नियम, मतलब ऐसा हुआ करता था कि कुछ बच्चे बीमार हुए, दवा नहीं मिल पाई, मर गए। कुछ बच्चे जो है किसी को पोलियो हो गया, किसी को फला हो गया, तो इस प्रकार से कई प्रकार की बीमारियां हुआ करती थी, उनका सही इलाज नहीं होता था और इस कारण से बच्चे मर जाया करते थे। बच्चे की बीमारी को मामूली मानते थे, इसी प्रकार से माता पिता रोशन के। ठीक है, और उनका मन तो और ही बात को लेकर के आकुल हो रहा था, और वह है कि सियालकोट के एक धनी मानी व्यक्ति थे, व्यापारी थे। वो रोशन के साथ अपनी कन्या की सगाई यानी विवाह करने के लिए बात करने वाले थे और सगाई की बात करने घर पर आने वाले थे। ठीक है, और वो एक प्रकार से उनके माता पिता इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि भाई जल्दी से जल्दी रोशन का विवाह कर दिया जाए। ठीक है, क्या कर दिया जाए भैया, रोशन का विवाह कर दिया जाए। किसके साथ? सयालकोट के जो व्यापारी हैं उनकी पुत्री के साथ। क्यों ब्याह कर दिया जाए? क्योंकि दहेज मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, लक्ष्मी आएंगी घर में। ठीक है, तो यही बात होती है। उनको दुख नहीं है कि बच्चा एक प्रकार से बीमार पड़ा हुआ है और इसकी पत्नी का देहांत हो गया। उनको दुख है कि भाई पत्नी तो कोई होती, एक गई है दूसरी आ जाएगी, शादी हो जाएगी, ऐसे मानने वाले लोग हैं। पत्नी को एक वस्तु की भांति में पहले के लोग स्वीकार करते थे, इस तरह की भाई ऐसे है मेहरारू, मतलब या जो लड़कियां होती हैं वो दूसरी शादी हो जाएगी, अगर नहीं हुई है अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब रोशन जो है चूँकि उसके साथ समय बिता चुके हैं, रोशन से उसको, मतलब रोशन प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, पत्नी का देहांत हो जाता तो उन्हीं के थोड़ा सा शोक में जरूर चले गए हैं और जाना भी चाहिए। तो रोशन एक प्रकार से अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला युवक है, शिक्षित युवक है, बच्चे से प्रेम करने वाला है। लेकिन उनके माता पिता जो हैं वो बच्चे को का रोग मामूली समझते हैं और उसका शादी ब्याह करने के लिए, चूँकि दहेज मिलेगा इस कारण से वो बात करने के लिए तत्पर हैं। डॉक्टर रोगी की हालत को असाध्य घोषित करता है और रोग से जकड़े मासूम बच्चे पर धीरे धीरे मौत की छाया पड़ती चली जाती है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि भाई बच्चा जो है ये ज़्यादा एक प्रकार से बीमार है और एक प्रकार से उसको मासूम बच्चे पर धीरे धीरे जो है एक एक मौत की जो छाया है, या ऐसा लग रहा है कि भाई अब मरेगा तब मरेगा, इस प्रकार से बीमारी और बढ़ती जाती है। और उसके पिता जो हैं रोशन का हृदय निराशा और व्यथा के गहरे अंधेरे में डूबता जाता है। मतलब कि किसके पिता का? अरुण के पिता। अरुण कौन है? बच्चा है जो बीमार है, उसके पिता यानी रोशन। रोशन जो कि एक शिक्षित युवक है, इस कहानी का या इस एकांकी का नायक है। वो एक प्रकार से लगातार दुख उसके और ज़्यादा बढ़ता जाता है। और ऐसे गंभीर समय में रोशन के माता पिता जो हैं वो सियालकोट का एक व्यापारी के स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं कि भाई अभी आएंगे सगाई की चीज़ों को लेकर के, तो उनके स्वागत के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। रोशन के माता पिता हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि रोशन एक बार
जाकर घर आए हुए अतिथि से मिल ले, मतलब जो सियालकोट के व्यापारी हैं उनसे मिल ले, परंतु अपने कमरे में वह बैठे रहते हैं और स्पष्ट रूप से इनकार कर देते हैं। इस पर गुस्से में होकर के उनके पिता यह कह देते हैं कि उसके ना चाहते हुए भी वे शगुन ले लेंगे। आई हुई लक्ष्मी को वो कैसे इनकार कर देंगे, ये बात कहते हैं वो, या सोच करके जाते हैं कि भाई आई हुई लक्ष्मी घर पे है और शगुन आया हुआ है, कुछ दहेज मिल रहा है, तो उसको कैसे वापस कर दें। ठीक है, लेकिन रोशन जो है दूसरी शादी के लिए मना मतलब कि कर देता है, वो नहीं चाहता कि हमारी दूसरी शादी हो। प्रस्तुत एकांकी में बीमार बच्चे की दशा एकदम खराब हो जाती है और जब रोशन की माँ बच्चे की अंतिम सांस पर द्वार खोलने के लिए कहती है तो रोशन जो है भर्राई हुई आवाज़ में, मतलब बहुत गुस्से में उत्तर देता है कि तुम पहले लक्ष्मी का स्वागत कर लो। कैसी मर्मभेदी स्थिति सामने आती है जब नीचे से आनंद मग्न रोशन के पिता बधाई देते हुए ऊपर आते हैं कि उन्होंने शगुन ले लिया है। और उसी समय रोशन जो है कमरे से अपने निकलता है और अपने बच्चे का लहास यानी कि लाश जो है यानी शव जो है अपने बच्चे का हाथ में लेकर के बाहर निकलता है, सीढ़ी से उतरता है। यहाँ पर प्रस्तुत एकांकी की समाप्ति हो जाती है। मतलब एक तरफ तो दुख है और दूसरी तरफ सुख है, एक तरफ लक्ष्मी का आगमन है, दूसरी तरफ बच्चे का एक प्रकार से जो है मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है। बच्चा और उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और ऐसी स्थिति में अभी ज़्यादा दिन उसकी पत्नी के देहांत को भी नहीं हुआ था और बच्चे को डिप्थीरिया रोग हुआ था, बच्चा मर जाता है और वहाँ से कमरे से, ऊपर वाले कमरे से वो नीचे उतरता है रोशन, और इधर से नीचे से इसके पिता जो है आंगन से ऊपर की ओर जाते हैं बधाई देते हुए कि बधाई हो, एक प्रकार से शादी तय हो गई है, लक्ष्मी घर में आ गई हैं। तो यही एक प्रकार से लक्ष्मी का स्वागत एकांकी यहाँ पर दिया गया, इसका नाम। कथा संगठन की अगर बात की जाए तो कथा संगठन या आरंभ की अगर बात की जाए तो एकांकी का प्रथम सोपान आरंभ है और इसमें एकांकी के पूर्व की घटनाओं का परिचय दिया गया है, जिसमें आगे की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने की आकांक्षा तीव्र हो जाती है। और इसके नायक रोशन की स्त्री का देहांत हो चुका है और जिसका छोटा बच्चा है बीमार पड़ा हुआ है। कहानी कथा का संगठन में जो विकास होता है, यह कहानी का वह भाग होता है विकास का जहाँ पर घटनाओं के घात प्रतिघात से कौतूहल की वृद्धि होती है और संघर्ष तीव्र से तीव्रतर हो जाता है। प्रस्तुत एकांकी में रोशन अपने मातृहीन बच्चे की जीवन रक्षा के लिए छटपटा रहा होता है। उधर रोशन के माता पिता पुराणपंथी हैं, वे बच्चे की बीमारी को मामूली मतलब मानते हैं और उनका मन तो और ही कुछ बात को लेकर के आकुल हो रहा था, और वह है कि सियालकोट के धनी मनी जो व्यापारी होते हैं, धनी मानी व्यापारी हैं, पैसे वाले व्यापारी हैं, वो रोशन के साथ अपनी कन्या का सगाई करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये विकास होता है कहानी का, कथा का। और कहानी जब अपनी चरम स्थिति पर पहुंचती है तो इस अंश में क्या होता है, दर्शक का कौतूहल चरम सीमा पर पहुंच जाता है और किसी भी एकांकी में, और इस संघर्ष की स्थिति तीव्रमय स्थिति तक आकर के रुक जाती है। और ख़ास करके अगर बताऊं मैं इस एकांकी में खास करके रोशन मतलब लक्ष्मी के स्वागत एकांकी में, तो प्रस्तुत एकांकी में रोशन के पिता आई हुई लक्ष्मी को कैसे इनकार कर सकते हैं। इस घटनाक्रम मतलब इस घटना चक्र में बीमार बच्चे की दशा बहुत मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा खराब होती चली जाती है। रोशन जो है वो भर्राई हुई आवाज़ में उत्तर देता है कि तुम पहले लक्ष्मी का स्वागत कर लो। कैसी मर्मभेदी स्थिति सामने आती है जब नीचे से आनंद मग्न रोशन के पिता बधाई देते हुए ऊपर जाते हैं और मतलब कि और ख़ास करके उन्होंने शगुन ले लिया है इसकी बधाई देते हैं, और उधर जो है रोशन का बच्चा अरुण नाम का वो डिप्थीरिया रोग से मर जाता है। तो एक प्रकार से ये एक प्रकार से क्या है, चरम सीमा है कहानी की। और अंत जो होता है एकांकी का, एकांकी में किसी प्रकार के अंत और उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें उनका प्रभाव मंद पड़ जाता है। प्रस्तुत एकांकी में उसी समय रोशन कमरे से बाहर अपने बच्चे का शव लिए हुए निकलता है, यहीं पर एकांकी का अंत हो जाता है। तो एकांकी का अंत जो होता है उतना प्रभावित मतलब कि एक प्रकार से दुखांत होता है, कभी कभी सुखांत भी होता है। ठीक है, तो ये होता है कहानी का अंत। अब बात की जाए, अच्छा जो खासरी कथानक होता है उसमें विस्तार होता है, मुख्य भाग होता है, प्रस्तावना होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब दूसरा जो एक प्रकार से खास करके जो कला का तत्व है एकांकी का, वो है पात्र योजना और चरित्र चित्रण। जैसे आप लोगों ने कहानियों में समझा है उसी प्रकार से। तो पात्र योजना और चरित्र चित्रण की अगर बात की जाए तो कथानक जो है धरातल है और पात्र जो है उसके ईंट होते हैं। कथानक अगर धरातल है यानी कि नींव है तो उसके पात्र जो होते हैं ईंट होते हैं और उसी ईंट के द्वारा नींव का निर्माण होता है, एकांकी रूपी भवन तैयार होता है। ठीक है, एकांकी में लगभग 6 प्रमुख पात्र हैं मुख्य रूप से। एक तो रोशन है, एक शिक्षित युवक है रोशन, सुरेंद्र है रोशन का मित्र है,
भांसी सुरेंद्र का छोटा भाई है। पिता रोशन का बाप और माँ रोशन की माता है। अरुण जो है रोशन का बीमार बच्चा डिप्थीरिया रोग से पीड़ित है। ठीक है, और उसकी पत्नी है जिसका देहांत हो जाता है। तो पत्नी का कोई यहाँ पर मतलब वो नहीं है, ठीक है, भूमिका। प्रस्तुत एकांकी में पुरुष पात्र अधिक हैं नारी पात्रों की अपेक्षा। इसके अतिरिक्त रोशन, पिता और माँ प्रमुख पात्र हैं। 3 पात्र इसमें मुख्य हैं, रोशन और रोशन के पिता और रोशन की माता। इसके बाद जो भी पात्र बचते हैं वे सब गौण हैं। रोशन की अगर बात की जाए तो प्रस्तुत एकांकी का नायक है रोशन। एक शिक्षित युवक है रोशन। वह भावुक है और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहता है। पत्नी की मृत्यु के पश्चात उसका प्रेम लोक उजड़ जाता है और उसका अवशेष रूप एक मात्र बच्चा भी घातक बीमारी में अंतिम सांसें ले रहा होता है और इधर उसके माता पिता दूसरी शादी के लिए लालायित होते हैं। ऐसी स्थिति में रोशन का पीड़ित मन माता पिता की ऐसी कुचेष्टाओं से कुपित होता है और वह ऐसी भीषण व विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म का बड़ी दृढ़ता से पालन करता है। और इतने पर भी उसके लोभी माता पिता लक्ष्मी का स्वागत करने को उद्यत होते हैं। दुखी रोशन अपने जो लाडला पुत्र होता है उस लाडले पुत्र को खो कर के भी मानवता की रक्षा करता है और इस प्रकार से वो एक प्रकार से बाद में भी मना कर देता है। मतलब वो नहीं चाहता कि उसकी शादी हो और वो एक प्रकार से बहुत ही गुस्सा रहता है अपने माता पिता को लेकर के इस बात से कि वो लगातार एक प्रकार से लालची स्वभाव के होते हैं। ठीक है, और वो दूसरे बार बार उससे शादी करने के लिए बाध्य करने का काम करते हैं, लगातार उससे प्रयास करते हैं और अंततः वो मना कर देता है। माता पिता की बात की जाए तो रोशन के माता पिता दकियानूसी, स्वार्थी और लोभी, संकीर्ण विचार के सांसारिक जीव हैं। दुनियादारी से घिरे हुए हैं और उनका दिल ऐसा कठोर हो गया है कि ना तो उनमें मरते हुए मासूम पोते के लिए दर्द है और ना ही अपने दुखी पुत्र रोशन के प्रति कोई सहानुभूति है। वे बस धन के लोभ में हृदयहीन तो है ही, परंतु देखने में यह आता है कि वे विवेकहीन भी हैं। उनकी दृष्टि में मनुष्य का मूल्य पैसे के सामने कुछ भी नहीं है और इसीलिए सियालकोट के धनी व्यापारी की जो पुत्री है उसको पुत्र वधू के रूप में स्वीकृत करने के लिए अत्यंत व्याकुल होते हैं उनके माता पिता। इस प्रकार अस्क जी ने अपने इस एकांकी में बड़ी कुशलता से और स्वाभाविकता के साथ पात्रों का चरित्रांकन किया है। प्रस्तुत एकांकी में रोशन का चरित्र कला की दृष्टि से अत्यंत ऊंचा है, अत्यंत प्रखर पर है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर तीसरा जो तत्व होता है कहानी कला का या एक प्रकार से मतलब एकांकी कला का या उपन्यास कला का, कुछ भी का भी आप बोलेंगे, तो वो होता है मुख्य रूप से परिसंवाद या कथोपकथन। मतलब कुछ ना कुछ डायलॉग जरूर होते हैं एकांकियों में, तो उसी डायलॉग की बात होती है। हालांकि एकांकी नाटक में तो डायलॉग ही चलते हैं खास करके। ठीक है, तो परिसंवाद और कथोपकथन की अगर बात की जाए तो एकांकी की सफलता और प्रभाव उत्पादकता जो होती है प्रधान रूप से प्रवाहमान सजीव संवादों पर ही निर्भर करती है। गदर 2 मूवी आपने देखा होगा तो उसका डायलॉग की वजह से ही बड़ी फेमस मूवी हो जाती है। प्रस्तुत एकांकी में रोशन तथा उनके माता पिता के संवाद उनके चरित्र की अच्छी अभिव्यक्ति करते हैं। एकांकी के परिसंवादों में प्रमुख तथा प्रासंगिक तथा कथा सूत्रों के पल्लवन की साधारण क्षमता है, जिसमें एकांकी शिल्प में कौशल की वृद्धि होती है। प्रत्येक पात्र के कथन से उसके भावों की अभिव्यक्ति और चरित्रों का ज्ञान होता है। प्रत्येक कथन या तो कथा सूत्र को अग्रसर करता है या कोई नवीन सूचना देता है और इस सभी परिसंवाद एक दूसरे से संबंधित होते हैं, संगठित होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण देखिए यहाँ पर है रोशन, हाँ नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पिता है कि मर गया। मतलब जब वो रोशन आते हैं, मतलब रोशन के जो है पुत्र को देखने के लिए और इधर से लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए, मतलब इस सियालकोट का जो एक प्रकार से रिश्ता आया है, उस रिश्ते को स्वीकार करके जब ये ऊपर आते हैं मतलब इसके पिता रोशन के, तो रोशन उनसे कहता है कि हाँ नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ। तो पिता पूछते हैं कि है कि मर गया बच्चे के बारे में। हाथ से हुक्का गिर पड़ता है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। माँ कहती है मेरा लाल, चीख मारकर सिर थम से बैठ जाती है। सुरेंद्र, माँ जी जाकर के दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो। ठीक है, संक्षेप में लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के परिसंवाद उन सभी अपेक्षित विशेषताओं से मंडित है जिनसे एकांकी शिल्प समृद्ध होता है। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल ठीक बात है। मतलब इसमें संवाद योजना भी बड़ी सफल, संवाद योजना की दृष्टि से सफल एकांकी है ये। बात की जाए संकलन त्रय की बात की तो 3 चीज़ें एक एकांकी में बहुत ज़रूरी होती हैं। कथानक में संकलन त्रय के निर्वाह पर बड़ा बल दिया गया है
और इसके 3 भाग होते हैं। एक तो काल यानी समय, एक स्थान और एक कार्य। ठीक है। काल से आशय यह होता है कि नाटक की घटना का एक निश्चित समयांश में समाप्त हो जाए। ठीक है, मतलब एक समय हो, एकांकी ज़्यादा लंबी ना हो और उसका एक निश्चित समय उसी में समाप्त हो जाए। घटनाओं के घटने में या चरित्रों के प्रदर्शन में लंबे समय तक का फासला नहीं होना चाहिए। स्थान इसका जो है अभिप्राय, मतलब स्थान जो इसका जो तत्व है उसका अभिप्राय यह है कि एकांकी घटनाओं का क्षेत्र इधर उधर बिखरा हुआ ना होकर के एक क्षेत्र या एक ही दायरे तक सीमित होना चाहिए। यदि एक घटना मद्रास के में घटे और दूसरी श्रीनगर में घटे, अथवा एक घटना वायुयान में घटे और दूसरी घटना स्टीमर में घटे, तो उसे मंच पर प्रस्तुत करना बड़ा कठिन हो जाएगा। और इसी कारण से एकांकीय नाटक लिखते समय आपको ध्यान रखना होता है कि एक ही घटना, मतलब एक घटना जो है हो और वो घटना एक प्रकार से एक ही प्लेस में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कार्य की अगर बात की है तो एकांकी में नायक के जीवन का एक ही अंश उपस्थित करना चाहिए, अर्थात नायक के एक ही कार्य को प्रस्तुत करना चाहिए। संकलन त्रय का उद्देश्य एकांकी में एकाग्रता पैदा करना है। प्रस्तुत एकांकी में एक परिवार से संबंधित एक ही समस्या को उभारा गया है। फिर भी रंगमंच की दृष्टि से स्थान, कला और कार्य के एक का भली भांति निर्वाह हो जाता है। एकांकी की समस्त घटनाएं पिता माँ रोशन के मकान पर ही घटित होती हैं और इस प्रकार रंगमंच पर संकलन त्रय के निर्वाह में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। तो संकलन त्रय के हिसाब से भी ठीक है, काल, समय और एक प्रकार से कार्य की दृष्टि से ये अव्वल दर्जे की एकांकी होती है। आगे देखिएगा, 5वीं चीज़ है रंगमंचीयता और अभिनयता। एकांकी का रंगमंच से अटूट संबंध रहता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है कि नाटकीय रंग संकेतों का जन्म जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ भाई, तो वो कहाँ पर हुआ, मतलब प्रश्न, मतलब यहाँ पर रंगमंचीयता या अभिनेता की दृष्टि से ये एकांकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक ही वातावरण में जब घटित होने वाली मतलब एकांकी होती है तो उसके लिए ज़्यादा तीन झाम या तीन तिकड़म नहीं करना पड़ता है। ठीक है। ये रंग संकेत मंच पर नाटककार के उद्देश्यों को भली भांति हृदयंगम कराने में सहायक होते हैं। अभिनय के द्वारा ही दूसरों की स्थिति का रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। लक्ष्मी का स्वागत अभिनय की दृष्टि से पूर्ण सफल है। अस्क जी ने प्रायः अपने सभी एकांकी अभिनयों के गुण की दृष्टि में रख करके लिखे हैं। प्रस्तुत एकांकी में रंगमंचीय संकेत कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, उदाहरण है कि दीवारों पर बिना फ्रेम के सस्ती तस्वीरें मेखों से जड़ी हुई हैं। छत पर कागज का पुराना फानूस लटक रहा है। पर्दा उठने पर सुरेंद्र खिड़की से बाहर की ओर देख रहा है। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। हवा की साएं साएं और वर्षा के थपेड़े सुनाई देते हैं। कुछ क्षण के बाद खिड़की का पर्दा छोड़ करके कमरे में घूमता है, फिर जाकर के खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और पर्दा हटाकर बाहर देखता है। बीमार के बच्चे में रोशनलाल प्रवेश करता है। बीमार बच्चे के कमरे में रोशनलाल जो है प्रवेश करता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से रंगमंचीय दृष्टि से एक सफल एकांकी है। मोहन राकेश कहते हैं कि अस्क उन नाटककारों में से हैं जो नाटक लिखते ही नहीं बल्कि नाटकीय ढंग से जीते भी हैं। अस्क स्वयं एक सफल अभिनेता भी रहे हैं, इसीलिए इनके व्यक्तिगत अनुभव ने इनके एकांकियों में वह गति है जो बिना ऐसे अनुभव के नहीं आती है। तो चूँकि ये भी एक अभिनेता हैं और इस दृष्टि से चूँकि ये एक अभिनेता हैं तो इस दृष्टि से भी इनके कहानी अभिनेता या रंगमंचीयता की दृष्टि से बिल्कुल सटीक होते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, छठा जो आप पॉइंट है वो है संघर्ष या द्वंद्व। जिस प्रकार बाह्य जीवन में परस्पर विरोधी पात्रों के बीच घटनाओं का संघर्ष दृष्टिगोचर होता दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से पात्रों के भाव जगत में परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का संघर्ष चलता है, जिसे अंतर्द्वंद कहा जाता है। अस्क जी ने लक्ष्मी का स्वागत में संघर्ष या अंतर्द्वंद को बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। अरुण की बढ़ती हुई बीमारी और माता पिता का बराबर कहना कि आए हुए अतिथि से जाकर एक बार बाहर मिल लो। संघर्ष उपस्थित करते समय संघर्ष उस समय चरम सीमा पर पहुंच जाता है जब रोशन कमरे से अपने बच्चे का शव लिए बाहर निकलता है और उसी समय नीचे से आनंदमय रोशन के पिता बधाई देते हुए ऊपर आते हैं कि उन्होंने शगुन ले लिया है। और इस प्रकार जब उधर सूचना मिलती कि भाई बच्चा मर गया है, तो सोचो किस प्रकार की स्थिति आपके समक्ष है, किस प्रकार का द्वंद्व है यहाँ पर। ठीक है। आगे देखिएगा, मतलब भाषा शैली की अगर बात की जाए, भाषा शैली क्या है, तो भाषा के द्वारा ही पात्र का चरित्र प्रकट होता है, अतः चरित्र चित्रण का साधन भी भाषा ही है। शैली ही
व्यक्ति है और अस्क जी के मित्र प्रसिद्ध कथाकार रहे श्री कृष्णचंद्र जी। उन्होंने कहा कि शब्द अस्क जी के सेवक हैं और वे वैसा चाहते हैं जैसा मतलब वे वैसा चाहते हैं जैसे शब्द हाथ पैर जोड़ करके उनके सम्मुख ढल जाते हैं। यदि कभी शब्द उनके अनुसार न ढलने का प्रयत्न करते हैं तो अस्क जी उन शब्दों को तब तक लिखते और काटते रहते हैं जब तक वह अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं। फिर भी शब्द अस्क के संकेतों पर चलने लगते हैं। प्रस्तुत एकांकी की भाषा मुहावरेदार है। पात्रों के प्रत्येक कथन के भाव एवं विचार सरलता से प्रेक्षकों द्वारा हृदयंगम किए जा सकते हैं। भाषा प्रयोग पात्रों के अनुरूप है। वैसे सभी पात्र हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी मिश्रित भाषा में वार्तालाप करते हैं। जैसे कि अगर वार्तालाप का एक नमूना अगर आप देखें, यहाँ पर देख सकते हैं। इसे रोशन जो है वह अत्यंत थके हुए स्वर में कहता है, धीरे बोलें, आप क्या शोर मचा रहे हैं। पिता कहता है, इधर आओ। रोशन बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है। पिता बोलते हैं चीख करके, समय नहीं। रोशन बोलते हैं, धीरे धीरे बोलें आप। मतलब रोशन पिता को बोलते हैं कि धीरे बोलें, ज़्यादा तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पिता कहते हैं, मैं कहता हूँ इतनी दूर से आए हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जा कर के उनसे ज़रा 1-2 मिनट बात तो कर लो। तो संक्षेप में एकांकी की भाषा सर्वथा जनजीवन की बोलचाल की भाषा है, उसमें विशुद्ध साहित्यिकता है। अतः भाषा शैली की दृष्टि से यह एकांकी पूर्ण सफल है और पात्र और परिस्थिति की अनुरूपता उसकी अपनी विशेषता होती है। तो ये एक प्रकार से हर मामले में सफल एकांकी है और इसी दृष्टि से ये बड़ी फेमस एकांकी है। देश काल की अगर बात की जाए तो देश काल में आप देखिएगा, देश काल और वातावरण की अगर बात की जाए इस एकांकी की, तो एकांकी किसी विशिष्ट देश या काल अथवा किसी वातावरण से ही संबंधित कथा वस्तु प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत एकांकी में हिंदू परिवार में अपने समय में व्याप्त एक निर्मम चलन पर तीखा व्यंग किया गया है। बच्चा मर रहा है, उसकी माँ पहले मर गई चुकी है, पर इसी वातावरण में घर के बड़े बूढ़े बच्चे के बाप का पुनर्विवाह कराने को तैयार बैठे हैं। उधर बच्चा मरता है, दूसरी ओर बाप के नए ब्याह का शगुन ले लिया जाता है। यही लक्ष्मी का स्वागत का व्यंग है और नाटकीयता है। क्योंकि अंधविश्वास और दाकियानूसी विचारों पर इसमें मर्म स्पर्शी व्यंग किया गया है। सेठ गोविंद दास ने अस्क के प्रस्तुत एकांकी को उनकी पाश्चात्य शैली से प्रभावित एकांकी रूप को गिना कि भाई ये पाश्चात्य शैली में एक प्रकार से है, और चूंकि इसका अंत भी दुखांत है, ठीक है, तो दुखांत जो है वो पाश्चात्य शैली का ही एक प्रकार से विशेषता रही है, जबकि सुखांत नाटक या कहानी या एकांकियाँ जो है वो भारतीय एकांकी के उदाहरण रहे हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। उद्देश्य की अगर बात की जाए इस कहानी इस एकांकी का उद्देश्य ये है कि साहित्य से एक विशेष जीवन दृष्टि मिलती है और साथ ही कलात्मक सौंदर्य की अनुभूति होती है। एकांकी के मुख्य रूप से इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखे जाते हैं। विशेषता इतनी रहती है कि नाट्य तत्व के कारण एकांकी का प्रभाव अधिक गहरा होता है। और विष्णु अम्बालाल जोशी जी कहते हैं कि धन वैभव की चमक ने हमें इतना अंधा बना दिया है कि हम देश काल की स्थिति पर, कर्म अकर्म पर, नीति अनीति पर, भले बुरे पर विचार ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो एक प्रकार से किसी प्रकार का किसी का धर्म भी डोल सकता है उसके लिए। लक्ष्मी ही हमारा धर्म बन गई है और इस एकांकी में जो मार्मिक चित्र उपस्थित किया गया है वही हमारे समाज की दयनीय वस्तु स्थिति है और भारतीय गृहस्थ का यह यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है एक प्रकार से एकांकी। और जितना क्रूप यथार्थ चित्र है भारतीय गृहस्थ का, उतना ही कारुणिक भी है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी है। लक्ष्मी की लिप्सा में हमने अपनी मानवता को भुला दिया है और उसकी रक्षा में ही व्यक्ति तथा समाज का मंगल है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर आप अभी खास करके रक्षा नहीं करते हो किसका, एक प्रकार से नैतिकता को नहीं मानते हो या एक प्रकार से आप अपनी मनमानी करते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें घटित हो सकती हैं। ठीक है, मानवतावाद को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। तो ये उद्देश्य रहा है। प्रभावान्विति की अगर बात की है इस एकांकी की, तो क्या प्रभाव छोड़ करके एकांकी जा रही है? तो पाठक या दर्शक कथा वस्तु के साथ भावात्मक तादात्म्य में बहुत आवश्यक है। प्रस्तुत एकांकी में प्रभाव उत्पादकता का गुण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। हमारे देश में सादगी, अपरिग्रह, निर्लोभ, दान, त्याग जैसी सात्विक वृत्तियाँ जो है जीवन के प्रमुख तत्व माने जाते हैं और क्योंकि उनके पालन में ही मानव की मानवता
की सत्ता व विकास निहित होते हैं। ठीक है। लक्ष्मी का स्वागत और पूजन कब वांछनीय नहीं रहा है, परंतु इस वांछ की सफलता में भी हमें यह देखना आवश्यक है कि हम राजा मोडास की तरह हृदयहीन तो नहीं हो रहे हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी कला की सभी विशेषताओं से पूर्ण है। लक्ष्मी का स्वागत सामाजिक जीवन की विसंगतियों पर लिखा गया गंभीर एकांकी है। ठीक है। जिस पर मध्यम वर्गीय समाज की जीर्ण समस्याओं या परंपराओं और रूढ़ियों की ओर लक्ष्मी का स्वागत ने ध्यान आकृष्ट किया है लोगों का, और उन रूढ़ियों और परंपराओं के प्रति विद्रोह का बीज उगाने में जिस प्रकार मतलब एक प्रकार से जिस प्रकार क्या हुआ है, जिस प्रकार एकांकी समर्थ है, यह अश्क के एकांकी रूपकों की विशेषता है। कथानक की समस्त एक घटनाएं सुनियोजित हैं, संघर्ष सहायक होती हैं, पात्रों के चित्र जो हैं सीधे साधे स्वाभाविक और परिचित हैं, भाषा शैली जो है मुहावरेदार और वातावरण में पंजाबी जीवन की झलक है। प्रस्तुत एकांकी का प्रयोजन ना तो किसी चरित्र को उभारना है, ना ही किसी समस्या को उपस्थित कर उसका समाधान खोजना है। प्रत्युत समाज की युगीन दहेज के सहारे तृप्त होने वाली धन लोलुपता पर तीखा प्रहार या तीखा व्यंग किया गया है। रोशन के पिता माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए जितने उतावले और आतुर हैं, उतने उसके दुख दर्द में हाथ बटाने के लिए भी नहीं हैं। और इस सत्य को बड़े कलात्मक ढंग से निरूपित किया गया है। एक तरफ रोशन के पिता शगुन लेकर के रोशन की माँ को बधाई देते हुए आगे बढ़ते हैं, अभी आगे ही बढ़ते हैं कि दूसरी ओर तभी सामने से रोशन अपने बच्चे की लाश को लेकर के कमरे से बाहर निकलता है और वातावरण ही बदल जाता है पूरा का पूरा। लेकिन धन के लोभी माता पिता जो होते हैं इस दुखद क्षण की ओर ध्यान भी नहीं देते हैं, और बच्चे मर जाता है बच्चा, तो उसके बाद में फिर जब जानते हैं तब दुख होता है। उसके पहले जो है वो सोचते हैं कि बच्चे को कोई नॉर्मल बीमारी है। ठीक है। और इस दुखद क्षण की ओर ध्यान भी नहीं देते, और यही एकांकी समाप्त हो जाती है। यह दुखांतता अशक जी की कला की अपनी विशेषता है। दुख अंत कहानी या दुखांत एकांकी का इन्होंने एक प्रकार सृजन किया, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा किस के बारे में भाई, तो आप लोगों ने समझा किसके बारे में, तो आपने लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपन्यास की है, तो इसका कथानक वगैरह समझ लिया आप लोगों ने। बस ये इतना जान लिए बहुत है, इतना ही। कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से इतने को लेकर के ही बता सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर।